बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। लिफाफे सहाफ़ियों को और उनकी मुनाफ़क़त को बेनकाब करना क्यों ज़रूरी है? इन सहाफ़ियों ने कौम की जो आने वाली नस्लें हैं और जो अभी जो नस्ल चल रही है इनके अखलाकियात को कैसे तबाह किया, इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। और उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं इतने सख्त लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ इनके लिए, लिफाफे या अखलाकियात तबाह करने वाले या मुनाफ़क़त। बहुत सारी चीज़ें तो आपके अपने इल्म में भी होंगी और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। बात करते हैं 90 की दहाई की सियासत की, कि उससे पहले तो ज़ाहिर है काफ़ी पुराना वक्त था। उस वक्त तक मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं था, इतने ज़्यादा अखबारात नहीं होते थे, और वैसे भी मेरी उम्र भी इतनी है कि उससे पहले जो है, अगर मैं जिक्र शुरू करूँ तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। 90 की दहाई की बात करते हैं कि जो सहाफ़ी हमें ये बताया करते थे कि फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमत बनाना कितना बुरा है। नवाज़ शरीफ जो है वो किस तरह फ़ौज के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनकी टांगें खींचते हैं और उसके बाद उस हुकूमत को गिरा कर फिर ख़ुद हुकूमत में आ जाते हैं। छांगा मांगा के अंदर किस तरह से नवाज़ शरीफ ने ख़रीदो फ़रोख्त की थी जो लोग थे कि जिनकी बुनियाद पर हुकूमत बनानी थी, जो पार्लियामेंटेरियंस थे। और उसके बाद नवाज़ शरीफ ने मरी के अंदर जो बाज़ार सजाया था उसके हवाले से हमें यही सहाफ़ी बताते रहे। इनके नाम मैं आपको बाद में बताऊँगा चंद लोगों के। फिर उसके बाद 94-95 की अगर हम बात करें तो उस वक़्त बेनज़ीर की हुकूमत थी। तो उस वक़्त एक सहाफ़ी जो थे उन्होंने हमें बताया कि आसिफ अली ज़रदारी किस तरह से बेनज़ीर को ढाल बनाकर अरबों रुपए का किक बैक ले रहे हैं पाकिस्तान के जो दिफाई डील्स हैं उनके अंदर, और किस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो 10% कमीशन लेते हैं हर किसी से। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी हमें बताया कि नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत है पहले वाली जो गिरी, वो करप्शन चार्जेस पे क्यों गिरी, उस पर क्या क्या करप्शन इल्ज़ामात थे। फिर हमें उन्हीं सहाफ़ी साहब ने ये बताया कि नवाज़ शरीफ ने जो है ऑफशोर कंपनियां बना ली हैं और उसके बाद लंदन के अंदर जायदादें बना रहे हैं, वहाँ पे फ्लैट्स बना रहे हैं। और वैसे भी उस वक्त की जो हुकूमत थी उसमें उनके जो वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो बाकायदा वो भी जारी की थी, मीडिया को भी बताया था। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केस करने की भी कोशिश की थी। वो अलग बात कि वो मनतकी अंजाम पे नहीं पहुंचा, लेकिन ये सब लोग हमें बताते रहे कि किस तरह नवाज़ शरीफ लूट मार करके मुल्क से बाहर दौलत बना रहे हैं। फिर 1999 के अंदर कू हो गया, परवेज़ मुशर्रफ आ गए। अब परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे, तो वो इन जो बड़े सहाफ़ी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने सबसे पहला कालम लिख मारा कि आइन किसने तोड़ा, और उसके अंदर इन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में लिखा कि नवाज शरीफ ने आइन पहले तोड़ा था, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, क्योंकि ये जो मुल्क के आर्मी चीफ को भारत के अंदर उतरने का कहना कि आप वहाँ चले जाएँ, पाकिस्तान वापस ना आए और उस तरह उसको वापस ना आने देना, ये आइन की खिलाफ वर्जी थी, फलां की खिलाफ वर्जी थी, फलां की खिलाफ वर्जी थी, इखलाकी तौर पर गलत था, बला बला। उन्होंने एक कालम लिखा, फिर उसके बाद एक और कालम लिखा। फिर जब वो डिक्टेटर जो थे उनके हक़ में बहुत सारी चीज़ें लिखते रहे, और भी जितने भी हमारे सहाफ़ी थे। अगर आप 1999 से लेके 2007 तक, परवेज़ मुशर्रफ का जब तक दौर ख़त्म नहीं हुआ, आप तब तक की चीज़ें अगर देखें, उस वक़्त के कालम्स निकाल के पढ़ें या ख़बरें सुने, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सहाफ़ी हमें किस किस तरह सी चीज़ें बताया करते थे डिक्टेटर की कामयाबी के हवाले से, कि डिक्टेटर कितना अच्छा होता है। उस वक़्त सेफमा नामी एक तंजीम भी बनी थी, साउथ एशियन फेडरेशन जो थी, सहाफ़ियों की एक तंजीम थी, और ये किस तरह से पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करती रही, वो अलग बात कि हमें बाद में आके पता चला। और ये उसी दौर में काम हुआ क्योंकि तब NGOs का पैसा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया था। जब वॉर ऑन टेरर थी तो बहुत ज़्यादा पैसा बाहर से आया, पाकिस्तान में सहाफ़ियों की तंजीमें बनी कि वो पाकिस्तान के मफादात की बजाय इंटरनेशनल जो मफादात हैं, अमरीका के जो मफादात हैं, सुपर पावर्स के जो मफादात हैं, उनके लिए काम करें। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहीं। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि जी नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और उन्होंने मुशर्रफ के साथ NRO कर लिया है, डील कर ली है कि जो इनके जो पहले करप्शन केसेस थे अब उन पे जो है दोबारा बात नहीं होगी। हमें ग्लोरीफाई करके बताया गया कि ये दोनों लीडर जो हैं ये बड़े पवित्र होकर, बड़े अच्छे बनकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। उससे पहले हमें हालांकि ये बताया गया था कि दोनों ने किस तरह लूट मार की, सरे महल बनाया। बेनज़ीर ने स्विस बैंक में किस तरह से जरदारी का पैसा था, नवाज़ शरीफ के लंदन जायदादें थी, और ये सारी चीज़ें कितनी बुरी थी, कितनी गलत थी, ये सारी चीज़ें हमें पता थी। खैर, इन्होंने फिर हमें अच्छा करके दिखाया, उनको ये वापस आए। 2008 के अंदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट बनी। 2008 से लेकर 2013 तक जियो न्यूज़ ख़ास तौर पे, अगर आप उस दौरानिए का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम्स और सब कुछ निकाल के देखें रिपोर्टिंग, तो आपको पता चले किस तरह से जियो ने आसिफ अली जरदारी को गंदा किया, बुरा भला कहा, उसकी झूठ, उसकी वो कमीशन, उसकी करप्शन की दास्तानें, उसकी नायली की दास्तानें, एक एक चीज़ हमें बताई गई। फिर उसके बाद 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो उसके बाद जियो न्यूज़ जो है वो उसी तरह से आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ है और नवाज शरीफ के हक़ में रिपोर्टिंग करता रहा।
यानी जो जियो न्यूज़ है इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो खैर बहुत पुराना है जग ग्रुप का, कि जब से नवाज शरीफ सियासत में है तब से इनके साथ था। दरमियान में थोड़े बहुत ऊंच नीच होती रही, अरबों करोड़ों के टैक्स के जो मामला थे वो एक अलग लंबी कहानी है कि वो क्या थी। लेकिन उसके बाद इस दौरान इन्होंने किन किन सहाफ़ियों को ओहदे दिए, इस पर मैं एक अलग वीडियो कर चुका हूँ एक और चैनल पर, तो उस पर मैं दोबारा से आपको बताऊंगा कि नून लीग ने इनको किस तरह से ओहदे दिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये सहाफ़ी करप्ट हुए। हमारे ये दानश्वर जो कि इस कौम को, जिनका काम होता है कि कौम को बताएं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, सियासतदानों की जो हरकत होती हैं, जो इकदाम होते हैं, उनके ऊपर ईमानदारी से तज्जिया करके बताएं कि कौन सा सियासतदान गलत कर रहा है, कौन सा दुरुस्त कर रहा है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इखलाकी तौर पर क्या गलत है, कानूनन क्या गलत है। लेकिन ये तो खैर किसी और ड्यूटी में लगे हुए थे। 2008 से 13 तक भी इन्होंने नवाज शरीफ का साथ दिया, जियो ग्रुप ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ रहे। फिर 2013 से 18 तक भी इन्होंने सेम पॉलिसी अपनाए रखी। अब उस वक़्त ये सहाफ़ी हजरात हमें बताते थे कि जमहूरियत जो है वो कितनी ज़रूरी है। जब इमरान खान ने धरना दिया तो सारे सहाफ़ी जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े थे और ये जमहूरियत के साथ खड़े थे और बताते थे कि एक पेज पर इदारों का होना कितना ज़रूरी है। फ़ौज और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं और इस तरह की खबरें दी जाती थी ताकि इमरान खान जो है उसकी हौसला शिकनी हो। हालांकि इमरान खान ने वो सारा प्रॉपर चैनल जो है वो फॉलो किया था अपनी डिमांड्स को पूरा कराने के लिए। यानी इलेक्शन 2013 में धांधली का कहा, आसिफ जरदारी ने भी कहा, बाकी जमातों ने भी कहा। इमरान खान ने मुतालबा किया कि जनाब ये 4 हल्के खोल दिए जाएँ। वो इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए, सुप्रीम कोर्ट गए और जो फोरम से वापस गए। उसके बाद भी जब नवाज शरीफ ने 2 नंबरी करते हुए वो सारा रिकॉर्ड जो था उसको टेम्पर करवाना शुरू किया और हल्के नहीं खोल रहे थे क्योंकि डर था कि कुछ ना कुछ सामने आएगा। उसके बाद इमरान खान ने धरना देने का फैसला किया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सारा केस आगे चलाया और जो है वो वहाँ 4 हल्कों के अंदर जो है वो चेक एंड बैलेंस किया गया और पता लगा कि धांधली थी और उसके बाद री इलेक्शन हुआ। लेकिन इमरान खान गलत था, नवाज शरीफ फिर भी ठीक था। हालांकि वो बहुत बड़े सहाफ़ी जो हमारे, चले मैं आपको नाम बताता हूँ, हामिद मीर साहब, उनका वीडियो क्लिप मौजूद है। वो कहते हैं कि 2013 में जो धांधली हुई थी उससे बड़ी तारीखी धांधली पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई। इसके बावजूद इमरान खान गलत था क्योंकि उसकी डिमांड हालांकि जमहूरी थी कि 4 हल्के खोल दो, नहीं खोले गए। उसके बाद जाके धरना दिया, लेकिन ये सारे लोग जमहूरियत के साथ खड़े थे कि ये तरीका नहीं है जमहूरी हुकूमत को गिराने का और ये एक इदारे एक पेज पर हैं। और ये बहुत अच्छी बात थी तब के इदारे एक पेज पर थे। लेकिन जैसे ही 2017 में नवाज शरीफ नायल हुए, खैर ये बड़े साफ़ी साहब तब भी कहते रहे कि नवाज शरीफ गलत है, नवाज शरीफ जो है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। 62-63 पे सही नायल हुआ है, इसने झूठ बोला कौम से, गलत बयानी की है, इकामा छुपाया है, तनख्वाह छुपाई है, वगैरह वगैरह। लेकिन 2018 के इंतखाबात के बाद से, जब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इनकलाबी बने हैं, अचानक से वो फौज जिसने इनको पाला उनके खिलाफ हो गए क्योंकि इनको डील नहीं मिली और डील भी उस तरह से नहीं मिल सकी। तो जब से वो खिलाफ हुए तो ये सारे सहाफ़ी यू टर्न ले चुके हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत बनी है, हर छोटी से छोटी चीज़ को कितनी बड़ी बनाकर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये तो असल बुराई तो ये थी। बल्कि इन लोगों ने तो आवाम को ये यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर दी है कि पाकिस्तान की 73 साल बीमारियों की, मसाइल की अगर कोई वजह है तो वो इमरान खान। हालांकि इमरान खान की हुकूमत तो 2018 में आई है। उससे पहले ये सहाफ़ी हमें बताते थे पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया है, ख़जाना खाली है। जब आसिफ जरदारी गया, जब नवाज शरीफ जाने वाला था, तब भी बताते थे ख़जाना खाली है, कर्ज़े ही कर्ज़े हैं, मुल्क जो है वो दलदल में फंस गया है, आने वाली हुकूमत जो है उसको लग पता जाएगा कैसे ठीक होगा। लेकिन अब सारा कुछ इमरान खान ने गलत किया। फिर उसके बाद छोटी से छोटी चीज़ होती है, जैसे अब इमरान खान कहते हैं कि फ़ौज हमारे साथ है, एक पेज पर है, फ़ौज हुकूमत के पीछे खड़ी है, तो ये कहते हैं जी फ़ौज को इमरान खान ने पोलिटिसाइज़ कर दिया, फ़ौज को साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, फ़ौज को तो एक इदारा होना चाहिए, फ़ौज को तो हुकूमत का साथी नहीं बनना चाहिए। भाई क्यों जी? जब 2014 में फ़ौज एक पेज पर थी और वो अच्छी बात थी, तो आज बुरी बात क्यों है कि अगर फ़ौज अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है और वो हुकूमत जो कि अवाम की मुंतखब करदा है, 5 सालों के बाद उसके पास मैंडेट है। नवाज शरीफ की दफ़ा आप सब कहते थे धांधली ज़्यादा हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद आप उसका मैंडेट तस्लीम करते थे। आप कहते थे कि 5 साल पूरे होने चाहिए। और हम भी उस वक्त ये कहते थे कि इमरान खान को इस तरह नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए। अलबत्ता डिमांड्स बेशक जेन्युइन हैं, एक तरीक़ेकार जो अपनाया वो जेन्युइन है। आज जो कुछ नवाज शरीफ कर रहा है, जो मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, जो आसिफ जरदारी कर रहा है, जो बाकी जमातें कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके केसेस जो हैं वो इस वक्त रुक नहीं रहे। जिस तरह पहले परवेज़ मुशर्रफ से रुकवा लिए थे प्रेशर डालकर, और जो वो गेम खेली गई थी, और उस एनआरओ को सब ने बताया, आप सहाफ़ियों ने हमें बताया, ये दानश्वरों ने हमें बताया कि ये कितना गलत हुआ है, कि ये कौम का लूटा हुआ पैसा था और ये केसेस सारे बंद कर दिए गए, तो कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जो लूटमार हुई, जो सब कुछ हुआ, उसके ऊपर एक दिन कुछ कहते थे, दूसरे दिन कुछ कहते थे। तब तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये सारे लोग आर्मी के साथ खड़े थे, आज ये लोग आर्मी के ख़िलाफ़ खड़े हैं और उस वक़्त की बातें बताते हैं कि जी फ़ौज ने फ़लाँ जगह जुल्म किया, फ़लाँ जगह वो किया। तब तो आप इसी फ़ौज को हीरो कहते थे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में उस वक़्त आर्मी की जो किरदार था उसकी मुखालफत कर रहे थे, जैसे इमरान खान।
और उसके अलावा जमात इस्लामी थे, वो वॉर ऑन टेरर में बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठाते थे। लेकिन यही सहाफ़ी, यही दानश्वर कहते थे कि फ़ौज बिल्कुल दुरुस्त कर रही है, अमेरिका के साथ चल रही है, बिल्कुल अच्छा कर रही है, यही करना चाहिए, जो शिद्दत पसंद है उनको मारना चाहिए, दाढ़ी वाले जो हैं और दीनदार जो हैं वो इस तरह का तबका है, इसको पीछे हटा देना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान पर उंगलियां बड़ी दफ़ा उठाई इन्होंने, तब आज मौलाना फजलुर रहमान इनके हीरो हैं। मौलाना फजलुर रहमान को बुरा भला कहते थे ना कि पाकिस्तान में रेडिकलिज्म, इंतहा पसंदी और इस तरह की चीज़ों का इनका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन आज मौलाना इनके सबसे बड़े उम्मीद वाले, मतलब कह लें कि जिनसे उम्मीदें इनको वाबस्ता हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान है कि ये तो जी अब हुकूमत भी गई, फ़ौज भी गई, और ये इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि किसी वक्त कुछ हो। और ये नवाज़ शरीफ को भी बैठे हमें मसीहा साबित करके बता रहे हैं, हालांकि वो मुल्क से भागकर कन्विक्टेड होकर निकला है। और अब हमारे सबसे बड़े साफ़ी हामिद मीर साहब कहते थे नवाज़ शरीफ जो है इलाज के लिए बाहर जा रहा है, पहले कहते थे नहीं जाएगा, ये जी बड़ा ख़तरनाक हो गया, जेल के अंदर ज़्यादा ख़तरनाक हो गया, अब ये नवाज शरीफ सज़ा हो गई, ये मज़ीद ख़तरनाक हो गया, नवाज शरीफ अब डील नहीं करेगा। खैर नवाज शरीफ जब निकला, इन्होंने कहा जी नवाज शरीफ 4 हफ्ते में वापस ना आए, सबसे ज़्यादा शोर मैं मचाऊंगा। आज आप देख सकते हैं कितना शोर मचा रहे हैं उनके वापस आने के लिए। हालांकि उल्टा ये हुकूमत को बुला भला कह रहे हैं कि हुकूमत उनको वापस लाने के लिए उनका पासपोर्ट क्यों कैंसिल करना चाह रही है, ये तो जुल्म हो गया, वाशिंगटन तो बहुत ज़्यादती हुई है, ये तो फ़ौज और ये मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। इनकी मुनाफिकत की इतनी लंबी कहानियाँ हैं, इतनी लंबी कहानियाँ हैं कि मैं उनको बयान करने लगूँ तो घंटों की वीडियो बन जाए, उनके सबूत ढूंढते ढूंढते मैं थक जाऊँ, इतने सबूत हैं। और मेरे पास कुछ मिसालें मैंने संभाल के रखी हुई हैं, लिख कर रखी हुई हैं, अभी मेरे पास नहीं है, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा, मिसालें देकर आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ इन सहाफ़ियों ने 2 नंबरी की है। और इनमें बहुत सारे लिफाफे हैं, ये सर्टिफाइड लिफाफे हैं, उसके ऊपर भी मैं बाकायदा आपको दोबारा से वीडियो करके बताऊंगा किस तरह सर्टिफाइड लिफाफे हैं, उन्होंने क्या क्या फ़वाइद लिए हुकूमतों से, नवाज शरीफ से, जरदारी से, बाकी लोगों से, वो भी बताऊंगा। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लिफाफे अगर नहीं भी हैं तो उनको बुग़्ज़ है इमरान खान का और फ़ौज का, तो वो इस चक्कर में इमरान खान और फ़ौज की मुखालफत कर रहे हैं, नवाज शरीफ को मसीहा बना के दिखा रहे हैं, इनकलाबी बना के दिखा रहे हैं, फजलुर रहमान को दिखा रहे हैं, आसिफ जरदारी को दिखा रहे हैं, असद यार वली और ये जितना ग्रुप है अचकजई और सब, इन सब को दिखा रहे हैं। और इस वक्त इनके जो दिल हैं और दिमाग है उनमें मरोड़ नहीं उठ रहा कि ये जमहूरियत का मसला है या 5 साल इमरान खान पूरा करे, क्योंकि इमरान खान इनके टाइप का बंदा नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है जो नवाज शरीफ था, जो बाकी थे, जब इनकी मौजें लगी होती थी, इनको फ़ायदे मिलते थे, उसके अलावा पैसे मिलते थे, प्रोटोकॉल मिलता था, टूर होते थे, हज होते थे, सब कुछ होता था। इमरान खान की दफ़ा वो ऐसा नहीं हो रहा। और अब की बार जो फ़ौज है वो भी पहले से बहुत डिफरेंट है, और उस पर ये बेशक जो मर्ज़ी कहते रहें, ये रियलिटी है कि फ़ौज अब की बार पहले से बहुत डिफरेंट है, हालात बहुत बदल चुके हैं। लेकिन ये खैर उसको बुरा भला कहते रहेंगे, जो मर्ज़ी हो वो करेंगे, आवाम की अखलाकियात को तबाह करने की कोशिश करेंगे, आवाम के जहनों में ये बात रसख कर रहे हैं कि चोरी, डकैती, फ़राड, झूठ कुछ भी गलत नहीं है। नवाज शरीफ ने जो कुछ किया वो सब कुछ अच्छा था, नवाज शरीफ बड़ा पवित्र इंसान है, बहुत नेक पाकबाज है, कभी 1 रुपये की कोई 2 नंबरी हेर फेर नहीं की है, हलाल हमेशा खाया है, कभी कोई झूठ नहीं बोला। यही चीज़ आसिफ अली जरदारी और इन सब के बारे में ये इस कौम को बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये कौम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जैसे इन सहाफ़ियों की सुनकर अपना माइंडसेट बनाती थी, जैसे हम 90 की दहाई वाले जो लोग हैं कि हमने इनके कॉलम्स पढ़ के अपना माइंडसेट बनाया। हमें समझ आती थी कि जनाब अच्छा ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं ना, तो फिर ये ठीक होगा, ये जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं कि दुनिया में ऐसा होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर ये ठीक कह रहे हैं, सुहेल बड़ाई अच्छा ये बता रहे हैं, नजम सेठी अच्छा हमें ये बता रहे हैं। हम तो इनको देखते हुए पढ़ते हुए बड़े हुए और हमें ये लगता था कि यार ये आइडियल लोग हैं सहाफ़त में, हमें सहाफ़त इनकी तरह करनी चाहिए, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कमाल लोग हैं, बड़े मतलब कह लें कि अप राइट मैन हैं। लेकिन फिर हमें जाके अंदाज़ा हुआ कि ये लोग तो कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे, कौम को अखलाकियात तबाह करते रहे कि जहाँ इनकी मर्ज़ी होती थी राइट हो जाते थे, जहाँ मर्ज़ी होती थी लेफ़्ट हो जाते थे। अब वो दौर नहीं रहा, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब चीज़ें हमारे सामने फ़ौरन डिस्क्लोज़ हो जाती हैं। कल को ये झूठ बोलते हैं, अगले दिन को और बात करते हैं, फिर पता लग जाता है लो जी ये तो झूठ पकड़ा गया इनका। तो इस वजह से इन्हें सोशल मीडिया के लोगों से भी बहुत तकलीफ है, यूट्यूबर से बड़ा मसला है कि यूट्यूबर जो हैं वो हमारे झूठ की पकड़ करना शुरू हो गए हैं। पहले अच्छा था, सिर्फ अखबार होती थी, चंद एक टीवी चैनल थे, अब जो कहते थे वो हरफ आखिर होता था, आज हमारी सब पकड़ हो जाती है जनाब। तो फिर ये उनके खिलाफ बातें भी करते हैं ढके छुपे अल्फाज में, और उनको हुकूमत का ट्रोल, इमरान खान का पेड़, फ़ौज का पेड़ कहते हैं। हालांकि खुद ये लोग नवाज शरीफ और इन करप्ट सियासतदानों के पेड़ हैं। कभी इनको कोई ये कहे तो उनको बड़ी मिर्चें लगती हैं और जी हम पे हमला हो गया। और अगर कोई सहाफ़ी हुकूमत के बारे में कोई रिपोर्ट भी कर देना कि हुकूमत ये कुछ करने जा रही है, वो थोड़ा पॉजिटिव हो, तो ये लोग उसके खिलाफ जुगते मारते हैं, उसको बातें करते हैं कि लो जी ये दरबारी आ गया, ये दरबारी ये कर रहा है। मतलब हुकूमत के बारे में कोई ख़बर देना भी दरबारीपन है, गलत है। लेकिन आप चोर, लुटेरे, डाकू, झूठे और सर्टिफाइड लॉयर्स जो हैं उनकी सपोर्ट करें और उनको मसीहा बना के दिखाएं, उनकी बुराइयों को अच्छाई बना कर दिखाएं, तो आप तो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो सरकार ऐसे नहीं होगा, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोगों ने ये जो अब वाली नस्ल है
इससे पहले जो आप लोग कर चुके वो कर चुके। ये जितने बूढ़े सहाफ़ी हो चुके हैं इनके बारे में मैं एक अलग वीडियो करूँगा कि ये कहानी क्या है, किस तरह ये मीडिया को अपने शिकंजे में जकड़ कर बैठे हैं और क्या गेम खेली जाती है, ये माफिया किस तरह इन्होंने हेजमनाइज़ किया हुआ है। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो आपको चीज़ें मज़ीद जो है वो क्लियर होकर सामने आएंगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।